जय हिंद साथियों, बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज आपके लिए सोशल साइंस से संबंधित सीटेट के 50 प्रश्नों को लेकर आए हूँ। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए हम इस प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है? वायुमंडल का सर्वाधिक भाग किस मंडल में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक भाग परिवर्तन मंडल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती है? मौसम संबंधी दशाएं जो है किस मंडल में घटित होती है? तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल में ही मौसम संबंधी दशाएं घटित होती है। परिवर्तन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? नाइट्रोजन तो सबसे अधिक मिलती ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त और कौन सी दूसरी गैस जो है वायुमंडल में अधिक मिलती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में अधिक पाई जाती है। हमारा 5वां प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन गैस जो है सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन कहाँ होता है? किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौसम। वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन मौसम में होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दशाओं के ज्ञान का श्रीगणेश किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एनेक्सीमेंडर। वैज्ञानिक का नाम था एनेक्सीमेंडर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत की जानकारी का सबसे पहले प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की जानकारी का प्रयास जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विल्सन। विल्सन। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी? वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो वैज्ञानिक का नाम है टी.डी. वॉर्ट। टी.डी. वॉर्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल के समताप मंडल में ताप, वायुदाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी किस यंत्र से की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेडियोमीट्रियोग्राफ। रेडियोमीट्रियोग्राफ इस यंत्र का नाम है। अगला प्रश्न, रेडियो तरंगों को जो स्तर परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? रेडियो के तरंग को जो स्तर परिवर्तित करता है तो उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल।
अयनमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल कब सर्वाधिक गर्म होता है? वायुमंडल जो है सबसे अधिक कम गर्म होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोपहर बाद। दोपहर के बाद जो है वायुमंडल गर्म रहता है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, परिवर्तन मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी है? परिवर्तन मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 किमी। अगला प्रश्न है, अयनमंडल की निम्न परत को क्या कहते हैं? तो अयनमंडल की निम्न परत को ओजोन मंडल कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन है? वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प जो है वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव तापमान का पड़ता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तापमान। हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलों पर जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो मरुस्थलों पर जो है जलवाष्प की मात्रा 0 होती है। अगला प्रश्न, सूर्यताप की कौन सी क्रिया धूल के कण द्वारा नहीं होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकिरण। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की पारदर्शिता किससे प्रभावित होती है? वायुमंडल की पारदर्शिता किससे प्रभावित होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धूल के कण से। धूल के कण से। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा क्षोभ मंडल। मौसम परिवर्तन की छत क्षोभ मंडल को कहते हैं। अगला प्रश्न, मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं? मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं? तो इस प्रश्न का भी आंसर हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण जो है ओजोन मंडल में होता है। ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में मिलती है? तापमान की स्थिरता वायुमंडल की जो है समताप मंडल में मिलती है। समताप मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, रसायन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? रसायन मंडल जो है वायुमंडल की मध्य मंडल को कहते हैं। मध्य मंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निशादीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयनन किस मंडल में होता है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयनन किस मंडल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयन मंडल। अयन मंडल। अयन मंडल में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयनन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमंडल पर जलमंडल का विस्तार कितना है? भूमंडल पर जलमंडल का विस्तार जो है 71% है। हमारा अगला प्रश्न है,
भूमंडल पर जल और थल के विस्तार का अनुपात कितना है? तो जल और थल के अनुपात विस्तार का अनुपात 1:2.43 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर को माना गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लघु परावृत सागर कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी जो है बेरिंग खाड़ी है। बेरिंग सागर। बेरिंग सागर को सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है, जलमंडल का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? जलमंडल का अध्ययन जो है ओशनोग्राफी विज्ञान में किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओशनोग्राफी। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। यूरोप के पूर्वी भाग और अमेरिका के पश्चिमी भाग के मध्य स्थित महासागर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को यूरोप के पूर्वी भाग और अमेरिका के पश्चिमी भाग के मध्य स्थित का महासागर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। हमारा अगला प्रश्न है, दो विभिन्न जीवों के मध्य विभाजित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संक्रमिका पट्टी। संक्रमिका पट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय दाब की भिन्नता से महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक ने मानी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोलास। वैज्ञानिक का नाम है सोलास। अगला प्रश्न, K2 क्या है? ये K2 इस तरह से होगा। K2 क्या है? तो K2 जो है एक पर्वत शिखर का नाम है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्वत शिखर। हमारा अगला प्रश्न है, दो समांतर भ्रंशन के मध्य का भाग ऊपर उठने या आसपास का भाग नीचे धंसने से बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तो इस पर्वत को कहेंगे ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। दो समांतर भ्रंशन के मध्य का भाग ऊपर उठने या आसपास का भाग नीचे धंसने से बनने वाले पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका में एटलस पर्वत किस क्रम के पर्वत हैं? तो ये पर्वत जो है अल्पाइन होगा।
अल्पाइन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतवर्ष में पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस प्रकार की पर्वत है? पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है वो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न देखेंगे, लंबे संकरे उथले जलीय गर्त जहाँ अवसादीकरण एवं अवतरण होता है क्या कहलाता है? तो यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भू अभिनति। हमारा अगला प्रश्न है, भू अभिनति के विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो इसकी विकास की अवस्थाएं जो है 3 है। अगला प्रश्न, पहाड़ का सबसे ऊंचा नुकीला अथवा गुंबदकार भाग क्या कहलाता है? पहाड़ का सबसे ऊंचा नुकीला अथवा गुंबदकार भाग जो है पर्वत शिखर कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्वत शिखर। हमारा अगला प्रश्न है, लंबकार समांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां स्थित होती है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्वत तंत्र। पर्वत तंत्र। अगला प्रश्न, विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे संकरे पर्वत जिनके मध्य पठार स्थित होते हैं क्या कहलाता है? तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न देखेंगे, लंबी और संकरी पहाड़ियों के क्रम एक और सामान्य एवं दूसरी ओर तेज ढाल वाले क्या कहलाते हैं? तो इस तरह के पर्वत जो हमारे कहलाएंगे पर्वत कटक। पर्वत कटक। जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिन्हें हमारा वीडियो पसंद आया वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, धरातल पर 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग क्या कहलाते हैं? धरातल पर 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पर्वत। धरातल पर 600 मीटर से अधिक ऊंचे भाग पर्वत कहलाते हैं। इस प्रश्न के साथ ही हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।